आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आन रमज़ान में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और आज यौम अली है। आज के दिन फ़तह खैबर कूफा की मस्जिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया था। अगर हम आपकी ज़िंदगी को देखें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहादुरी और जुर्रत से भरी हुई है, और हम अगर आपकी सीरत मुबारका को देखें और हम चाहें तो आपकी सीरत मुबारका से बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस अल्लाह हमें ये हिदायत और तौफीक दे कि हम आपकी सीरत मुबारका को समझें और उस पर अमल करें। बस यही दुआ है, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में ऐसी अजीम हस्तियाँ हैं, ऐसी अजीम शख्सियात हैं और इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और बस वही हमारे लिए सब कुछ है। हमें कहीं और देखने की, किसी और को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन्हीं को ही सिर्फ समझ लें, बस मालिक करीम हमें हिदायत और तौफीक दे और हमें इस काबिल बनाए। आमीन सुम आमीन। और वो लोग जो घरों से दूर हैं, ख़ास तौर पे माह रमज़ान में, जिनको अपने घर की बहुत याद आती है, घर की क्या, उनको असल में अपने घर के खानों की बहुत याद आती है। और जब आपको याद आए अपने घर के खानों की, तो फूड पैंडा होम शेफ़ के एक प्रोग्राम है उसका, वो आपके लिए वहाँ पे लेकर आया है घर के बने हुए खाने, जहाँ पे आपको वही लज़्ज़त और वही जायका मिलेगा कि आप अपने घर के, जो घर की आपकी माएँ हैं और जो बहनें हैं, आपकी बेगम है जो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वही जायका आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अब बारी है, मैं बुला लेती हूँ अपने आज के होम शेफ़ को, और वो जब यहाँ पे आएंगी तो देखते हैं कि वो आज क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं आपके साथ। उनकी जर्नी को हम जानेंगे और बाकी गुफ्तगू मैं उन्हीं के साथ ही करूँगी। तो मैं बुला लेती हूँ, आज हमारे साथ हैं मारवी लियाकत। आ जाइए मारवी लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वेलकम टू अवर शो। और रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो आपको। रमज़ान करीम। बहुत शुक्रिया। वैसे मारवी को 1 साल हुआ है आपको जी, एज अ प्रोफेशनली अपना काम कर रही हैं, फूड का बिजनेस चला रही हैं अपना, और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कस्टमाइज केक्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं, इसके बनाती हैं। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन्हीं से ही जानूँगी। आप ये बताएं मारवी कि आपको 1 साल हुआ है अपना ये काम रन करते हुए। कस्टमाइज केक का तो मैंने सुना है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत मेहनत करती हैं, आप बनाती हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा जो हमारे गिफ्ट होते हैं, जो टी ट्रॉलीज वगैरह होती हैं, जो प्लेटर्स बनते हैं, डिफरेंट स्वीट सेवरीज दोनों के, वो हर तरह का वो काम होता है उस टाइप का। और गिव अवेज जो बन रहे होते हैं, जो गुडीज़ बन रही होती हैं, वो सारे काम वो भी आप काम कर रही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जानूंगी इनकी एजुकेशन के बारे में। आप लोग भी हैरान होंगे, ज़रा बताएं आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। मैंने फार्मेसी की भी, और फिर फार्मासिस्ट हैं जी, बिल्कुल फार्मासिस्ट हूँ। और कहाँ पे फिर ये फूड मतलब अलग अलग है, यानी कहीं पे नहीं, लिंक करते हैं आपस में, बहुत लिंक करते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लिंक करते हैं। डिफरेंट लोगों की अपनी, हर किसी की अपनी ओपिनियन होगी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लिंक करते हैं। फार्मासिस्ट मेडिसिन बनाते हैं, शेफ खाना बनाते हैं। तो और अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिसिन में, कि मेडिकल साइंस में, कि जो हमारे किचन से यूज हुए होते हैं, एक्सट्रैक्ट हुए होते हैं, जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं जो मेडिसिन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अम्माएं, दादी, जिनको हम कहते हैं, जो हमें एक देसी टोटके बताती हैं कि ये हल्दी है तो ये होगा, दालचीनी है तो इसका ये असर होगा, वो हम पे कर रही होती है। इसका मतलब ये सही चीज़ें हैं, बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं। आज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर तरक्की की है, तो उन्हीं के एक्सट्रैक्ट हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो लिंक जाके मिल रहा होता है कि वही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, तो अभी आपका फिर क्या है, मतलब आप किस तरीके से बैलेंस कर रही हैं आप, या आपका पूरा ध्यान फोकस अभी सिर्फ फूड पर है? अभी मेरा ध्यान सिर्फ फूड पर ही है, बिल्कुल कंप्लीट फोकस मेरा फूड पर ही है। अच्छा। क्योंकि मैं मोस्टली ज़्यादातर काम कस्टमाइज केक और इन सारी चीज़ों को, मुझे ये काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हर बार एक नया चैलेंज होता है कि कस्टमाइज चीज़ में वो आपको क्या चीज़ बन के निकलेगी, आपको नहीं पता होता, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इसमें इतना टाइम लगता है कि आप किसी और चीज़, आप एक काम की तरफ जाओ तो फिर कंप्लीट उस पर अपना फोकस रख के अच्छे तरीके से अपना 100% देकर वो काम करें। अच्छा, और ये भी बता दें कि आपके पेज
पेज का नाम क्या है और किस तरीके से आपको ऑर्डर दे सकते हैं? मेरे पेज का नाम है ब्लिस केकरी एंड को, फेसबुक पे भी है, केकरी एंड को, ब्लिस केकरी एंड को, ठीक है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ठीक है, और वहाँ आप डीएम करके, इनबॉक्स करके मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा काम भी वहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी काम वहाँ है। ये तो अच्छा है, चले आपका काम भी विजिट कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन ये पहले बताएं कि आज आप बना क्या रही हैं? आज मैं बना रही हूँ टाको सैंडविचेस। टाको सैंडविचेस, क्योंकि रमजान में आपको ऐसी रेसिपीज चाहिए होती हैं जो क्विक हो, इजी हो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, आपको ऐसी सारी चीजें चाहिए होती हैं। क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत फिर हमारी बेचारी खवातीन जो वैसे कर ही रही होती है वो रमजान में अफ्तार में पकौड़े बन रहे होते हैं, बाकी चीजें बन रही होती हैं, तो क्विक सी रेसिपीज होती है जो आपकी जल्दी बनने वाली होती है। तो मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो क्विक हो, जल्दी बन सकती है। ठीक है, तो आज ही आप बताएं क्या इसका प्रोसेस है? ये अभी मैं वेजिटेबल्स को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है सौटे करेंगे। ठीक है, सही है। सबसे मैं डालडा ऑयल यूज कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो यहाँ पे डालडा ऑयल यूज कर रहे हैं। मैं घर में भी यही ऑयल यूज करती हूँ। हर घर में वैसे ज्यादा डालडा ही कुकिंग ऑयल यूज होता है, क्योंकि डालडा की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी ये है वो ये, देखें अब तक इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और 80 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया डालडा को, और हर घर में अभी भी मैं सुनती हूँ तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि हम डालडा कुकिंग ऑयल ही यूज करते हैं। अच्छा, अभी आप इसमें सब्जियां डाल रही हैं? सब्जियां डालूंगी सारी, कैरेट, ठीक है, अनियन, ये सारे फाइन चॉप्ड हुए हैं। अच्छा, और ये अच्छा ये एक साथ ही आपने डाल दिया? जी, साथ ही शिमला मिर्च भी है। जस्ट फॉर 5 to 6 सेकंड्स इनको सौते करना है, ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इनका। सही, सौते करना है, ठीक है। हमने डाल दिया। अच्छा, और कुछ ऐड नहीं होगा? कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड? स्पाइसेस ऐड होंगे इसमें। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें सॉसेस जाएंगी तो उनमें भी सॉल्ट होगा, और ऑरिगानो हाफ टी स्पून। अच्छा, इसमें पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून हमारा जाएगा गार्लिक पाउडर। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, गार्लिक पेस्ट भी कर सकते हैं? अच्छा, अगर चाहें तो हम चॉप गार्लिक भी यूज कर सकते हैं? चॉप गार्लिक भी यूज करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और आप इसको हार्डली 2 मिनट्स तक, 3 मिनट्स आप इसको पकाएंगी और दैट्स इट। अच्छा, फिर आप इसकी बाद में मतलब फिलिंग वगैरह कुछ करेंगी? फिलिंग में फिर ऐड करेंगे ब्रेड में ना? जी बिल्कुल, फिलिंग करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग रेसिपी है, सुन के अच्छा लग रहा है। फिर क्या ये फ्राई होंगे या क्या होंगे? जी बिल्कुल, फ्राई होंगे या डीप फ्राई? नहीं, ना डीप फ्राई होंगे ना शैलो फ्राई होंगे। बटर लगाएंगे और इनको जस्ट सिंपल फ्राई करेंगे इस पे। सही, जबरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये तो बताएं कि जब आपने ये फैसला लिया कि आपको एज अ प्रोफेशन ये फूड बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी दूसरी फील्ड बिल्कुल अलग है, तो फिर किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी कंप्लीट फैमिली ने माशाल्लाह से, खास तौर पे मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। कि मैं, क्योंकि मैं शादी से पहले इन काम को बहुत करती थी, तो प्रोफेशनली नहीं स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन सीखने का जो मरहला था वो स्टार्ट हुआ हुआ था, तो फादर ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आप शादी से पहले से ही कुकिंग वगैरह करती थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से मुझे शौक था, तो वो घर के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करना, वो सब काम मैं करती थी। वो सब आप करती थी? बेकिंग वगैरह वो सब करती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब पहले से आप बेकिंग भी करती थी, कुकिंग भी आप करती थी। पैशन है मुझे बेकिंग का। अच्छा, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देखें ना, वही जो पैशन है आपका कुकिंग का, आज आप यहाँ पे खड़ी हैं हमारे होम शेफ्स विद आन में, और अपनी रेसिपीज आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हैं। अच्छा, आप मुझे एक ये भी ज़रा बात बताएं कि जब आपको ऑर्डर देते हैं, कभी ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल हो रही हो आपको, मतलब कोई ऑर्डर ऐसा मिला हो और टाइम बहुत कम हो? समटाइम्स क्लाइंट्स इस तरह करते हैं, ये बहुत से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें आप दे दो, टाइम भी इतना कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और इतने हार्डली कस्टमाइज वो केक्स होते हैं। मोस्टली केक्स में ही होता है कि नाइट टाइम में अगर उन्होंने ऑर्डर किया, उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग भी चाहिए होता है, तो पूरी रात जाग कर वो काम करना पड़ता है कि क्लाइंट इतना इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको मना भी नहीं कर सकते, कि अच्छा भी नहीं लग रहा होता है कि क्लाइंट्स को मना करना। अच्छा, मारवी जरा आप बता दें आपने इसमें क्या ऐड किया? मैंने इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन यूज़ किया है, वो 1 कप वो यूज़ किया, हाफ कप मैंने चीज़ यूज़ किया, ठीक है, और 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप यूज़ किया, ठीक है, अबाउट 4 टेबल स्पून मैं मेयोनीज यूज़ करूँगी इसके अंदर। अच्छा, बहुत इजी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये घर में भी बनाती हैं? बहुत ज़्यादा बनती है मेरे घर में ये चीज़। एक तो क्विक है, ऊपर से मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है जो आउटर क्रिस्पी हो।
अच्छा, तो क्रिस्पी होती है बहुत ज्यादा। तो मतलब आप जैसे झटपट वाली चीजें आपके हस्बैंड को पसंद है कि कभी भी वो बोलें भाई मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है, दे दो, वो लेट नाइट क्या बोलते हैं स्नैक्स वगैरह, कभी कुछ दिल करता है मंचिंग का, तो आपने फटाफट कुछ ना कुछ बना के दे दिया। और इसमें अब हम हॉट सॉस यूज करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। ठीक है। और ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि हर घर में मौजूद हर टाइम अवेलेबल होते हैं। अगर ना भी हो तो इजीली मिल भी जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि रेसिपीज़ वही ज़्यादातर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ, या मेरी भी यही कोशिश होती है कि वही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स हर वक्त आपके घर में मौजूद हैं या बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं मारवी के आपने कलनरी आर्ट्स शायद पढ़ा है या क्या? बेकिंग F&B पढ़ा मैम। Sorry? F&B का कोर्स किया हुआ है। F&B का कोर्स किया, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है एक शेफ़ के लिए सर्टिफाइड होना और साथ में ट्रेनिंग लेना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आप घर में बैठ के कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जो आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते। आप जब ये कोर्सेज कर रहे होते हो आपको बहुत डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं। और फिर उनमें जो थ्योरेटिकल जो पार्ट आता है उसमें आपको डिफरेंट चीज़ों की, सब्जी की उनका कटिंग टाइम, टेम्परेचर, उनकी स्टोरेज, सब चीज़ें आपको पता चली होती है। कुकिंग टाइम, हर चीज़ आपको वो पता चली होती है कि ये तो हम रॉन्ग कर रहे होते थे कि इसको इतनी देर पकाते हैं, इतना तो इसका कुकिंग टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, कि मतलब जैसे इवन मीट को भी अब चाहे वो बीफ हो गया, मटन हो गया या फिश हो गई, आपकी चिकन हो गई, कि उसके भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं बिल्कुल फ्रीज करने के लिए। हम अच्छा घरों में ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही सब रख देते हैं। वो कहते हैं ना क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, वो स्मेल आ जाती है। अच्छा, कभी कभार हम ये भी गलती करते हैं, उनका कुकिंग टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता है कि हम एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ मिक्स करके रखे हुए होते हैं, फिर कुक भी साथ कर रहे होते हैं कि एक का कुकिंग टाइम कम होता है, दूसरे का कुकिंग टाइम ज्यादा होता है। बस ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमें जब हम किसी कुलिनरी स्कूल में जाते हैं तो वहीं पे हम ये सीख सकते हैं। बिल्कुल, वहीं पे पता घर में या सिर्फ अगर आप कहें कि नहीं मैं यूट्यूब पे देख लूँ या ये चीज नहीं अवेलेबल होती, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वहीं पे मिलते हैं आपको, वही सीक्रेट्स आपको वही सिखा रहे होते हैं। अच्छा, ये वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करूंगी मैं, सारी सौते की हुई वेजिटेबल है इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छा, तो बस ये समझे फिलिंग रेडी है। फिलिंग रेडी है। अगर आपको इसको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा पेपरिका और हॉट सॉस और ऐड कर सकते हैं, और अगर कम स्पाइसी चाहिए तो आप एज इट इज बस ये रेसिपी, बस ये फिलिंग होगी। अच्छा, मारवी नमक तो वही हस्बे जायका है ना, अपने टेस्ट जी, नमक तो वही हस्बे जायका, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना है कि नमक थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, सॉसेस में भी नमक होता है, तो इस वजह से नमक। और चीज़ आपने इसमें मोज़रेला चीज़, जी मोज़रेला चीज़ यूज़ की, तो चीज़ भी सॉल्टिश होती है, दैट्स व्हाई वहाँ भी कंटेंट आता है कि नमक को अपने कम रखना है। अच्छा, ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, फिलिंग आपकी रेडी हो गई है। रेडी और अब आप इसकी ब्रेड में फिलिंग करेंगे? जी, ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, उनके किसी भी शेप में काट सकते हैं। मुझे सर्कल ज़्यादा पसंद है, मैं सर्कल में काटती हूँ, तो सही सर्कल में आप काट के। अच्छा मारवी, अगर आपको फर्स्ट करें एक दफ़ा मौका कोई मिले आपको कि आप कस्टमाइज केक बनाएं, लेकिन किसी सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए बनाएं, तो किसके लिए बनाएंगी? कौन है आपका फेवरेट? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, कोई एक तो होता है ना कि एक चांस आपको मिल रहा है सिर्फ, तो फिर किसके लिए आप बनाएंगी? आयजा खान। अच्छा, और सोचा हुआ फिर किस तरीके से बनाएंगी, क्या फ्लेवर होगा उसका? फ्लेवर बिल्कुल है ना, वैसे चॉकलेट ही ज़्यादातर चलता है। चॉकलेट में चॉकलेट मॉल्ट अच्छा बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा रनिंग है। अच्छा, आपका रनिंग है ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे भी बता रही थी कि आपके फ्रोजन फूड्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, फ्रोजन क्या है मेन्यू में, जरा बता दें। फ्रोजन फूड में मेन्यू में कीमा समोसा, चिकन समोसा, और आलू समोसा, और मैक्रोनी समोसा है, चिकन टिक्का समोसा है, काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और स्प्रिंग रोल्स हैं, इसी तरह मैक एंड चीज़ रोल्स हैं, ब्रेड रोल्स हैं। बेहतरीन। और ये आपको किसी भी टाइम ऑर्डर दे सकते हैं जी? तो मतलब पहले से फ्रीज होंगे ना आपके पास? बिल्कुल, फ्रेश बनते हैं, इतने ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज नहीं होते, तो मुझे एटलीस्ट ऑर्डर के लिए मैं क्लाइंट को हमेशा यही कहती हूँ कि 2 डेज प्रायर ऑर्डर प्लेस करें, ताकि 2 डेज आप प्रायर बिल्कुल पहले बताया जाए, क्योंकि मेन्यू काफ़ी बड़ा है, तो उसके
इतना ज़्यादा मेन्यू फ्रीज करके इतना टाइम ड्यूरेशन के लिए फिर वो आप नहीं रख सकते कि वो तो बहुत हर अच्छी क्लाइंट बात अपने, है। और कुछ क्लाइंट्स कस्टमाइज करवाते हैं कि हमारे स्पाइसेस कम रखिएगा। अच्छा, और कुछ को होता है कि ज़्यादा मतलब इस स्पाइसी चीज़ का भी हो, आप इस लोग चीज़ ख्याल का रखते बिल्कुल हैं? ख्याल रखते अगर हैं। कोई आपको बोले कि हमें ज़रा स्पाइसी ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर रोल चाहिए में या समोसे में या माइल्ड फ्लेवर हो, तो फिर आप उस लिहाज से बना के उनको देते हैं? लाइक चीज़ी रोल्स में अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें चीज़ एक्स्ट्रा कीजिएगा, तो फिर वो ऑब्वियसली आपको अलग से बनाने होते हैं, तो दैट्स टाइम कहते हैं कि 2 days प्रायर आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं हम। ज़बरदस्त। और देखें, ये जो मज़े हैं ना, ये सिर्फ होम शेफ से ही मिल सकते हैं, ये आपको और कहीं से नहीं मिल सकते कि थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ कर दें, स्पाइस ज़्यादा हो या कम हो। और होम शेफ्स की यही बात है कि जो भी बनाते हैं बहुत फ्रेश बनाते हैं। आप लोग हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हाइजीन होती है। अच्छा, बस इसको सिंपल स्प्रेड को स्लाइस तरह के रखेंगे, सैंडविच करेंगे। ठीक है। और अभी आप इसको अभी आप फिलिंग कर रही हैं ना? फिलिंग करके रख। चलें, सही है, ठीक है, आप करें और मैं फिर दोबारा आऊँगी आपकी तरफ, देखूंगी आपने क्या किया है। और यहाँ पे बन रहे हैं सैंडविच टाको, सही नाम लिया ना मैंने? टाको सैंडविचेस। टाको सैंडविचेस, टाको सैंडविचेस बन रहे हैं। अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अभी हमारा सेगमेंट है हेल्थ टिप्स का, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही ख़ास मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे हेल्थ टिप्स में ही, सब्र पे, पेशेंस। सब्र कितना ज़रूरी है, और अगर आजकल हम माशरे में देखें तो सब्र बहुत कम हो गया है। हर कहीं नफ्सा नफसी है, हर किसी को जल्दी होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे इस काम का रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। इवन अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना कोई भी इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, बस मुझे 2-3 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए। हालांकि आपको 3 महीने ज़रा सब्र से काम लेना होता है और उसके बाद उसके सही रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि मिलने चाहिए भी। इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ जो सब्र है, ये बहुत जगहों पे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सब्र और इस्तिकामत की शायद कमी हो गई आज हम में। और अगर हम अपनी अजीम हस्तियों को देखें इस्लाम दीन में, तो वो हमें सब्र और इस्तिकामत का ही हुक्म देते हैं, और वो यही कहते हैं कि सब्र करो और अपने रब पे यकीन रखो। तो आज हम ये भी जानेंगे कि सब्र असल में है क्या। सब्र का ये मतलब नहीं कि आप कोशिश ही ना करें। अक्सर ये भी समझा जाता है कि बस हम बैठ जाएं, हम कुछ ना करें, शायद यही सब्र है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस मौजू पे बात करने के लिए बुला लेती हूँ और कि हमें ज्वाइन करें डॉक्टर वजाहत। प्लीज़ आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वजाहत, आज का टॉपिक है सब्र का। जी जी, पेशेंस, सब्र। और आजकल हम देखें तो हमारे माशरे में वाकई में बहुत कमी हो गई है इस चीज़। सही बात। सब्र नहीं रहा, जल्दबाजी है। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत मैं यही बोलूँगी कि एक मैटर करता है हमारे लिए, अगर हम इसको एज अ मेडिकल तौर पे देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पेशेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो पेशेंस के अंदर 2 चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं। नंबर 1 ये कि सब्र करें, वेट करें, लेकिन सिर्फ वेट करने को पेशेंस नहीं कहते हैं। जी, पेशेंस कहते हैं वेट करने के साथ साथ सुकून में भी रहें आप। सही, ठीक है ना, कामफुली आप सब्र करें। जैसे कि मिसाल मैं आप इस तरह दूंगा कि हम, जो कि बहुत ही रोज़मर्रा की है, कि हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और अगर हमारी गाड़ी के आगे कोई ऐसी कार चल रही है या ट्रक आ जाए जिसकी वजह से हमें वक्ती तौर पर स्लो होना पड़ता है, ठीक है, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं ज़रा देर। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी देर सब्र के साथ हम उसके पीछे लगे रहें, या हम नेक्स्ट 30 सेकंड्स के बाद जनाब बहुत ही बेचैन हो जाएं, या तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश करें, या फिर वो जो हॉर्न पे हाथ रख लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, या तो दूसरी ऑप्शन ये कि आप हॉर्न पे बैठ जाएं बैठ जाएं, हाथ तो नहीं रखते, वो बैठ ही जाते हैं, और वहाँ पे फिर आपके सब्र का पैमाना लबरेज होता है, जो कि पेशेंस का पता चलता है। हमारे माशरे में वैसे तो देखा जाए जितनी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लंदन है, जर्मनी में जो शहर हैं कुछ, उसके अलावा कराची है, ठीक, लाहौर किसी हद तक, यहाँ पे जो है नफ्सा नफसी है ना हमारा, ये इनको लगने लगे कि हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगता है वजाहत, हाँ। मतलब बस एक भाग ही रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, हमें अंदाज ज़िंदगी जो है ना, उसमें हमने ये बना दिया है कि हम चीज़ के पीछे भागते हैं, चीज़ को हुसूल करते हैं चीज़ का, और फिर अगली चीज़ के पीछे भागते हैं। ठीक है, इस चक्कर के अंदर हमारा जो चीज़ के पीछे जाने का जो एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया है। अब हमें क्या हो गया है, हम हर वक्त जल्दी में हैं,
भागम दौड़ी में रहते हैं और हमारा जो ब्रेन है उस तरीके से वो बनना शुरू हो गया है। उसके जो फिजियोलॉजी कह लें आप या उसका स्ट्रक्चर कह लें, स्ट्रक्चर तो नहीं फिजियोलॉजी, उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन वैसे ही काम करने लगता है जैसा कि आप उससे करवा रहे होते हैं। मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन करते हैं, हम जैसा चाहें वैसे ही ट्रेन करें, ना कि ब्रेन हमें ट्रेन करना शुरू कर दे, हमें काबू में कर ले और हम उसके गुलाम बन जाएं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं, सवात वगैरह जाएं या किसी ऐसे जहाँ सुकून है, वहाँ पे देखिए आपके साथ लोग बात करने के लिए बैठे हुए होते हैं, ऐसे ठीक है ना, और जनाब क्या हाल है, कैसे हैं, चाय पियेंगे, ठीक है ना, वो भी दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और हम भी दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जल्दी मची हुई होती है और ये भी कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, बस बात करने का टाइम नहीं, जैसे पता नहीं कितने कोई मसरूफ है, क्या है? मैं तो ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ लुक बिजी डू नथिंग। अच्छा, जबरदस्त, सही है ना, लुक बिजी डू नथिंग, जो कि शोर शराबा ज्यादा करते हैं कि मैंने काम करना है, ये करना है, वो कुछ खास नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो शोर शराबा ज्यादा कर रहे होते हैं। पेशेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने जज्बात को काबू कर रहे हैं, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, अब जैसे कि हम जाते हैं कोई बर्गर लेने जा रहे हैं या कुछ सामान लेने ग्रोसरी पे जा रहे हैं, तो 4 लोग हमारे आगे खड़े हुए होते हैं, ठीक, अब 5वां नंबर मेरा है, अब 5वें नंबर पे मैंने किस तरह खड़ा होना है, ये सब्र है। हाँ, ऐसा मतलब नहीं है कि बेचैनी है, हाँ जी बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, देर हो रही है, सामने वाले जो आपसे आगे क्यू में खड़ा है उसको धक्के दे रहे हैं या बेचैनी दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सब्र कर गए, ठीक है ना, तो आपका जो दिमाग है वो एग्जैक्टली बहुत रिलैक्स्ड होता है। बल्कि कुछ किताबों में तो ये लिखा है कि जब आप क्यू में लगे हुए हो, चाहे वो ट्रैफिक की क्यू हो, चाहे आप रोटी लेने जाएं, चाहे आप कुछ और लेने जाएं, तो जो आपका वेट करने का टाइम है ना, वो टाइम आपका रिलैक्स होने का टाइम। अच्छा, और हमारे यहाँ तो उस टाइम को इस तरह लिया जाता है कि वो तो एक अजीब सी कश्मकश और बेचैनी, बल्कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वो टाइम हमारा बेचैनी का टाइम बन जाता है, उल्टा हो जाता है, हमारी हार्ट बीट सुकून में आनी चाहिए, ब्लड प्रेशर सुकून में आना चाहिए। हम आराम से, मैं आपको जेस्चर भी देके दिखाता हूँ, आप आराम से खड़े हो जाएं, रिलैक्स होके, मसल्स को ढीला छोड़ दें, देखते रहें कितनी देर के बाद मेरा नंबर है, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ठीक है, कयामत तो नहीं आ जाएगी। ये चीजें हमारा बॉडी पोस्चर को बनाना पड़ता है जब आप पेशेंस की तरफ जा रहे हो। और ये जो निजी चीजें है ना, रोज की सामान, दुकान पे जाना, ट्रैफिक में जाना, ये आपको फिर लाइफ की बड़ी चीजों के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन करता है। एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उसका सब्र है, कोई बीमारी हो गई छोटी मोटी, आपने देखा है कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियों में बिल्कुल सब्र नहीं रहा। हाँ, ये अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह आपको क्या वजह नजर आती है? मतलब अगर हम पहले वक्त में लोगों को देखें और अब में देखें तो सब्र कम होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सही बात आपने पूछी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मुझे मोबाइल भी लगने लगा है, आपस की बात है। क्योंकि हम पूरे दिन का जो टाइम को सक करते हैं, बचा लो, यहाँ से बचा लो, जल्दी से जाओ, बाइक को यूं चला लो, गाड़ी से सिग्नल तोड़ दो, लोगों से मिलो नहीं, ठीक है ना, ये सारा टाइम हम सक करके मोबाइल को दे देते। ये तो बात बहुत अच्छी है असली चीज। आपने पूरा टाइम सेव किया, चले भाई आपने सेव कर भी लिया, आपने उसके बाद उस टाइम का किया, आप बैठ गए यूं मोबाइल, और वो बस मोबाइल लिया हुआ है। ये जो चीज है, हमें लगता है कि हम ये टाइम बचा रहे हैं, गुजर गए उसमें। इस वजह से हमारे जो शहरी लोग हैं ना, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, सब्र खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है सारा टाइम जो हमने देना है सोशल मीडिया पे या तो फिर उन चीजों पे जो आपसे बज़ाहिर करीब है लेकिन हकीकत में दूर है। अगर आप अपने इस चीजों को कम कर लें तो आप हर सुकून में आ जाएं, आप घर से निकलें टाइम पे, पहुंचे टाइम पे, बाकी सारे काम करें। बिल्कुल, अब आपकी शक्ल अच्छी होगी, लोग आपको कामफुली देख रहे होंगे, आप बोलेंगे आप पहले चीज ले लें, दूसरा यकीनन बोलेगा नहीं पहले आप। और वाकई में देखें, इखलाक भी आ जाता है इसमें। अच्छा वजाहत, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी। हमारे यहाँ समटाइम्स सब्र को ये भी कंसिडर किया जाता है कि सब्र का मतलब है कि बस बिल्कुल ही बैठ जाएं, मतलब कोशिश भी ना करें, मतलब बस बैठ जाए ना, कि बस अल्लाह शायद खुद ही आपको वो मनोसलवा उतरेगा और आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करने के बाद हमें सब्र करना है, ये जरा आप थोड़ा समझाएं। बहुत अच्छा, इसमें जो है ना बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। पेशेंस या सब्र में आपने ना पैसिव होना है। पैसिव का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को पीछे रखना शुरू कर दें, सबको जगह देते रहें, भाई मुझे तो पेशेंस का बोला गया, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया से फारिग होकर घर में बैठ जाएं और सब्र कर लें, वो सब्र नहीं है। वो फिर सब्र नहीं है, वो तो फिर आप समझ लें कि आप काम चोरी करना शुरू हो गए बहाना करके सब्र का। सब्र का मतलब ये है वक्ती तौर पे जो अनप्लेजेंट चीज आपकी लाइफ में आई है, उसके लिए जो आप रिप्लाई कर रहे हैं वो धीमा होना चाहिए, वो एक्ट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अरसे के लिए आप टाइम आउट ले लें अपने आप से, इसको कहते हैं
पेशेंस से सब्र। वही मिसाल, चलती फिरती मिसाल ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। अब एक लड़का बाइक पे जा रहा है जी, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसके सामने एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है ना, तो वो अनप्लेजेंट कंडीशन है उसकी। अब वो क्या करे, अब वो चक्कर में दोनों के बीच से निकाल लूं, ऐसा ही बहुत देखने को मिलता है। या वो बेचैन हो जाता है, फुटपाथ पे चढ़ा देता है जी। अच्छा, उसने घर जाके करना क्या है वाकई में। अच्छा, डर भी लगता है वजाहत, मतलब डर इसलिए लगता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो जाए अगर इनको, जिस तरीके से यूं करके निकाल रहे होते हैं, और एक्सीडेंट भी होते हैं इस तरीके से बहुत उनके। बिल्कुल, आप जिन्ना हॉस्पिटल आए, मैं वहाँ पे जब साइकेट्री वार्ड में था तो सामने इमरजेंसी थी, तो हर आधे घंटे के बाद बाइक एक्सीडेंट आ रहा होता है जनाब। जो क्या बाइक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है, ओवर स्पीडिंग। अच्छा। ठीक है, रिस्क फ्री ड्राइविंग, उसमें क्या है, सब्र नहीं है। तो पेशेंस जो है ना, ये यहाँ बनते हैं, और आपके ब्रेन में पेशेंस बन के आपके बाकायदा दुनिया में उस चीज़ को आया होना होता है, चाहे वो आप कहीं खड़े हुए हैं, चाहे बैठे हुए, फैमिली में। अब इसमें एक और डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं जल्दी से, कि फैमिली में बैठे हुए होते हैं, बाद होगा कोई आपको प्रोवोक कर देता है, हाँ, ठीक है ना, कोई आपकी बुराई कर देगा, कोई आपके अंदाज को खराब कह देगा, कोई खाने पे बोल देगा, तो वहाँ पे भी पेशेंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसका फौरन जवाब दे दें। इम्पेशेंट बनने का मतलब ये हो दोगे, हाँ, ये फौरन से जवाब दे देना, बदला ले लेना, सही। तो ये भी आजमाइश का टाइम होता है। अगर आपको कोई आप बात कर रहा है कि सब कुछ अच्छा था, ये बुरा है, तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहें, आप उसको सुने। ये सिस्टम आपने अपने अंदर ऑन करना है, जो कि एक दिन में नहीं होगा। हाँ, वजह देखिए, वही बात आ गई ना कि यहाँ भी सब्र की जरूरत है। 1 या 3 दिन में नहीं होगा जरूर, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना होगा अपने लाइफ स्टाइल का, आप हिस्सा बनाएं इस चीज। बिल्कुल, ये एक सिस्टम है जो कि एटलीस्ट 90 डेज को कंसेक्यूटिव आप करेंगे तो आपके सब कॉन्शियस में बैठता है। पहले तो आप कॉन्शियस लेवल पे काम करेंगे, नहीं मुझे डॉक्टर ने कहा है या मुझे बड़ों ने कहा है, बल्कि अगर आप इस्लामी तालीमात पे तो आएँ तो हज़रत अली करमल्लाह वजह की सबसे बड़ी सिफत में ये भी चीज़ थी कि उनमें ताकत थी, सब कुछ थी, लेकिन उस चीज़ों को सब्र करके देखते थे। और वही चीज़ साइंस में सबसे ज़्यादा बात हुई है, सब्र, पेशेंस, अपने आप में तहम्मुल मिजाजी लाओ। तो ये सिस्टम है जो कि 90 डेज सबकॉन्शियस में बैठता है। और आज से हम चाहिए, ये छोटा सा सेशन जो हुआ है हमारा, कि जो भी हमें देख रहे हैं वो अपने आप में सब्र लेकर आए, जल्दबाजी से गुरेज करें। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि जो बेसब्रे होते हैं ना, उनको दिल की बीमारियां तेजी से होती हैं। अच्छा जी, ये जब मैंने भी पढ़ा था, हमारी सेहत का भी बहुत ताल्लुक है सब्र के साथ, बीमारियों का बिल्कुल। अगर आप अपने जिस्म को हालत जंग में रखेंगे, बेसब्रे होंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका कार्डियक जो वर्क है वो कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, दिल जो है बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा। और जब आप उसको इसी तरह रखेंगे तो फिर आपका जो पूरा जो सर्कुलेशन है इस पे बाकायदा असर पड़ता है, और आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरा ये है कि आप एंजाइटी, जिसपे हम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंजाइटी, डिप्रेशन, तो आप इसकी तरफ जा रहे होते हैं कि आप परेशान रहने लगते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप सोचे, लुक बिजी, डू नथिंग, बीमार आदमी, डिप्रेस, तो ऐसे आदमी का क्या लेना, क्या फ़ायदा उसको कि आप कहते हैं ना कि इंसान को तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि दूसरा देख के उससे सीखे। वही ना वजहत, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से लोग फिर इतना मिलना पसंद भी नहीं करते, नजरें चुराते हैं। अगर उनको लगता है कि शायद वो सिंपैथी हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि लोग उन्हीं से ही मिलना पसंद करते हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जिनके अंदर खुद को मनाने की और खुद को बदलने की एक आदत हो जिनके अंदर। और अब मैं जरा जा रही हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन में देखने के उनका सबर जो है ना वो खत्म ना हो जाए उनका सबर, कि हमारा ने कहा था कि मैं बस यूं आऊंगी, यूं जा रही हूँ, और यूं आ रही हूँ, अभी तक आई नहीं है हमारा। माशाल्लाह, वाह भाई, क्या प्रेजेंटेशन की है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, A1। और अच्छा, ये आपने इसको हल्का सा टोस्ट किया, आपने बटर लगा के ना, साइड पे करना है, फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी हमने बटर, नाइफ से बटर अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उसको भी टोस्ट करना है, बिल्कुल टोस्ट करना है, दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाएगी, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा, जो आउटर क्रिस्प और इनर सॉफ्ट है। और ये मैंने इसके साथ एक सॉस बनाई है जो मैं इसके साथ लेती हूँ। बता दें किस तरीके से बनाई है आपने? मैंने 2 टेबलस्पून वाटर है, अच्छा, और 2 टेबलस्पून हॉट सॉस है, और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप है, ठीक है, और 1/2 टीस्पून ओरिगानो है, और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अच्छा, और फिर क्या किया? जस्ट मिक्स किया इसको कि, और ये इसके साथ स्पेशल सॉस रेडी की है, स्पेशल सॉस रेडी की है जो मैं यूज करती हूँ अपने टाको सैंडविचेस के साथ। अच्छा, सर्व करती हूँ। भाई जबरदस्त, मतलब टाको सैंडविच के साथ आपने सॉस की भी रेसिपी, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला हिसाब हो गया। थैंक यू सो मच। आप हमारे होम शेफ्स विद आन में आई, हमारे आन किचन में आई, और इतनी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। और
और बस Thank you दुआएं so हैं। much for inviting me here. बहुत शुक्रिया। ये किचन आप लोगों के लिए सजाया गया है और हमें अच्छा लगता है आप लोग आते हैं यहाँ पे रेसिपी शेयर करते हैं। Thank you so असल much for मकसद ही यही appreciating है। us. ओह ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए असल में आन का मकसद ही यही है कि आप जो होम शेफ्स हैं उनको सामने लाया जाए और एक तरह से आपकी प्रमोशन भी हो रही है, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलें आपके इस बिज़नेस में। एक कोशिश है कि और भी तरक्की हो, अच्छे वसीले सबब खुले आपके इस काम में। और थैंक यू सो मच, आप खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। और आपने देखा यहाँ पे नाजरीन के झटपट रेसिपी तैयार हो गई, इतनी मज़े की प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की है इन्होंने। और यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे कैसी कैसी प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे हमारी डिशेस की। आप लोग भी करते होंगे यकीनन, कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे आप लोग। तो अब वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग आन रमज़ान। और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ झटपट रेसिपी। और झटपट रेसिपी में आज क्या बनने जा रहा है? आज मैं आप बना रही हूँ चिली चिकन और झटपट बनेगी क्योंकि मेरे सेगमेंट का नाम ही झटपट है। और यहाँ पे सबसे पहले चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने जला दिया। अच्छा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स, अगेन जिस तरह मैं आपसे कहती हूँ अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स होती इतनी आसान है। यहाँ पे ये देखें चिकन फिले है एक, अच्छा बड़े साइज़ का ले लीजिएगा क्योंकि इसमें छोटे साइज़ भी होते हैं। अब वेट होता है तो यहाँ पे अराउंड ये 250 ग्राम चिकन फिले है और इसको थिनली स्लाइस में काट लिया था। इसमें मैंने शुगर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून और लेमन जूस अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करके और इसको मैंने मिक्स करके तकरीबन आप आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उससे होगा क्या, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट कुकिंग कर रहे हैं, हम इसको फ्राई नहीं कर रहे। जब इसमें कुकिंग करेंगे तो समटाइम्स ये इशू आता है और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हमने जल्दी जल्दी कुकिंग की, ओवर कुकिंग नहीं की, हमने चिकन को ओवर डन नहीं किया लेकिन फिर भी वो सख्त हो गई या जूसी नहीं थी। तो कभी कभार चिकन पे भी डिपेंड करता है। अक्सर आपने सुना होगा या कुछ घरों में ऐसा होगा कि कहते हैं कि 1.25 किलो की मुर्गी लेकर आओ, कहीं 1.5 किलो की, तकरीबन 2 के पास भी मुर्गी होती है। तो उससे भी फ़र्क होता है। साइज़ की जो मुर्गी का साइज़ होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा साइज़ की मुर्गी होगी, स्पेशली जो ये ब्रेस्ट पीस जो फिले होते हैं, आपको पता है ये मीट जो होता है ये जल्दी ड्राई हो जाता है, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है इसका। तो यहाँ पे बस ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है और हम करते भी हैं यूजली। जब हम कुकिंग करेंगे एक तो टाइम भी कम लगेगा और ये सॉफ्ट और जूसी भी रहेगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। लेमन जूस ना हो तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी कुकिंग भी शुरू करती हूँ और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ये, अच्छा देखें लहसुन जो है इसमें पेस्ट ना ऐड कीजिएगा लहसुन का, फ्रेश लहसुन आप इसमें ऐड कीजिएगा चॉप करके। उसका एक अलग ही फ्लेवर, एक अरोमा होता है। स्पेशली जब हम रेस्टोरेंट की बात कर लें, वहाँ पे जब खाने बनते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे डेली बेसिस पे हर चीज़ फ्रेश तैयार की जाती है। और इवन जो हमारे यहाँ पे होम शेफ़ आ रहे हैं, जो घरों से अपना काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस चला रहे हैं फूड पांडा होम शेफ़ प्रोग्राम के थ्रू, तो इनके भी आपने सुना होगा कि ये एक ही बात बोलते हैं कि हम हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं। तो बस यहाँ पे आप पेस्ट यूज़ ना कीजिएगा, चॉप गार्लिक यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और ये जो चिकन है ये मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुकिंग जो है ये ज़रा हाई फ्लेम पे होगी, बहुत स्लो फ्लेम पे हमने इसकी कुकिंग नहीं करनी। झटपट रेसिपी है, बनेगी भी झटपट। बस जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि आपने जो 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है चिकन में और उसको एक टाइम देना है मैरिनेशन का, बस वो आप कर दीजिएगा। आप देखिएगा चिकन जो है इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। बाकी के यहाँ पे हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं
ये देखें, ये है जो नॉर्मल हरी मिर्ची होती हैं, उनके बीज निकाल दिए थे और इस तरह से काट लिए, क्योंकि चिली चिकन बन रहा है तो उसमें हरी मिर्ची ऐड होंगी। बीज हटा दीजिएगा क्योंकि उससे बहुत फिर तेज़ी आ जाएगी। अगर आप थोड़ी देर बाद सर्व कर रहे हैं, आपने बना के रख दिया है, तो जो बीज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तेज़ी बढ़ती जाती है। फिर मैं बाकी की भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि और मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। यहाँ पे हरा प्याज है और अच्छा, इसका ग्रीन पार्ट और ये वाइट पार्ट, ये दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट दोनों। और नॉर्मली ये देखेंगे हरा धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वेजिटेबल्स हम हमेशा एंड में ऐड करते हैं। अगर आप चाउमीन बना रहे हैं, कोई भी चिकन स्पैगेटी या पास्ता आप बना रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं स्पेशली चाइनीज़ वगैरह में, या ख़ुद भी कुछ आपका दिल चाहे बनाने का, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें वेजिटेबल क्रंची और क्रिस्पी और जो कि अच्छी भी ऐसी लगती है, तो बिल्कुल एंड में आप ऐड करें, उसको टॉस करें। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो जस्ट फॉर 30 सेकेंड आर इनफ और दैट्स इट। और वो बहुत अच्छी लगती हैं वेजिटेबल, उनका एक अलग ही अरोमा, एक फ्लेवर होता है, क्रिस्पी और क्रंची। ये देखिए, थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा, ज़रा सा इसको हमने पकाना है। ये जो चिकन है आप देख रहे होंगे, जो कहते हैं ना एक अपना पानी जो छोड़ेगी, वो इसका ड्राई हो जाए, क्योंकि अब जब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी तो मैंने फिर ज़्यादा देर कुकिंग नहीं करनी इसकी। ये फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे चिकन को पका लेंगे सही तरह से। अच्छा, इसके साथ जो सॉसेज हैं मैं वो भी बता दूं कि हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, HP सॉस है, यहाँ पे ये काली मिर्च है, और ये नमक और चीनी, थोड़ी सी चीनी भी ऐड होगी, और ये चिली गार्लिक सॉस है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी हम क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि चिली चिकन है, इसमें ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रहे हैं। चिली गार्लिक सॉस भी इटसेल्फ ज़रा स्पाइसी होती है, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए स्पाइस को थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड होगी, लेकिन ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि वो एक अजीब सा फ्लेवर देती है। पता चलता है कि कुछ ज़बरदस्ती मीठा डालने की कोशिश की गई है इसमें। बिल्कुल कम इस्तेमाल होगी, अराउंड 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ, तो थोड़ा सा चूल्हा में आहिस्ता कर लूँ। ये है ऑयस्टर सॉस, और ये है सोया सॉस। अच्छा, नमक अब आपने ध्यान से ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये जो सॉसेज हैं इसमें ऑलरेडी सॉल्ट ऐड होता है। जितने भी मैंने सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, HP सॉस ऐड की है इसमें मैंने इस चीज़, और नमक पे हस्बे जायका कम डालिएगा आप नमक, क्योंकि कम का तो हल है, ज़्यादा का हल नहीं है। और ये है चिली गार्लिक सॉस, नॉर्मली बहुत आसानी से मिल जाती है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब इस टाइम मैं चूल्हा इसका तेज़ करूंगी, और ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ी देर पकाना है हमने। जो हमने सॉसेस ऐड की हैं, अब हमने इसमें 4 तरह की सॉसेस ऐड की हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं, जैसे जायके बिखर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल जाती हैं। उसमें ये होता है कि जब आप सॉसेज ऐड करते हैं या स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो हम उसको उस टाइम पे ज़रा पकाते नहीं हैं सही तरह से। जब हम इसको पकाएंगे, ये 4 सॉसेस जब मिलके थोड़ी देर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट पकेंगी सही तरह से, तो एक समझे कि 5th फ्लेवर इन्हेंस होगा, एक नया फ्लेवर मिलके इन्हेंस होगा इनका, और वो असल फ्लेवर देगा इस चिली चिकन को। यहाँ पे मैं अब ये इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ, और शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट का अब यही है कि बिल्कुल ज़रा सा मैं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सॉसेज ऐड की हैं उसमें पहले से जो सॉल्ट है मौजूद होता है। अब बारी आ गई है वेजिटेबल्स की, तो यहाँ पे देखें ये हरा प्याज, और ये इसका जो वाइट पार्ट है, वो ग्रीन पार्ट था, वाइट पार्ट मैंने ऐड कर दिया।
और ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों की बीज निकाल लीजिएगा और फिर ऐड कीजिएगा इसमें। और नॉर्मल जो हरी मिर्चें होती हैं जो हमारे घरों में आती हैं वो वाली यूज़ करनी है, कोई ख़ास इसके लिए मिर्च नहीं है जो हम सालन में अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दम लगाते हुए हम डालते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, आज तारीख़ इंसानी के अजीम सिपह सलार बाबुल इल्म और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। कूफा की मस्जिद में इनको नमाज की हालत में शहीद किया गया और इनको ये शर्फ़ हासिल है कि नौजवानों में सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। और आज हम उनकी सीरत मुबारका पे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, हमारे शुरका हैं, मैं आपका तारुफ़ करा देता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर मारूफ और मुमताज़ मुहक्किक मजहबी स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हैं और इनके साथ एक और मारूफ नौजवान मजहबी स्कॉलर साहब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब कीमती जो वक्त है आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इल्मी मुकाम और आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिल मुत्तकीन। सवाल आपने बहुत ही जामे किया है, कोशिश करेंगे 2-3 मिनट में ही इसको जवाब दे सकें। बुनियादी तौर के ऊपर जहाँ तक फ़ज़ाइल और मनाक़िब का ताल्लुक़ है, ये 2 किस्म के हैं। सही। एक फ़ज़ाइल और मनाक़िब वो हैं कि जो मासूर हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं कि हुज़ूर ने फ़लाँ मौक़े पे ये फ़रमाया, फ़लाँ मौक़े पे ये फ़रमाया। जैसे अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा फ़रमाया, ठीक है। अली माल हक़ व हक़ माल अली फ़रमाया। और इससे सूरत से बहुत सारे अक़वाल हैं कि जो आपके मनाक़िब में हैं। और ये कि आप पहले फ़र्द हैं जो इब्तिदा में लोग ईमान लाए, जो सताब की उम्र कोई 10-11 साल थी, बच्चों में शुमार था। तो आपने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की, नबियों ने को उन्होंने ऐलान किया। और उस वक्त जो इब्तिदाई सूरत नमाज की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़ूल है कि खाना काबा की तरफ मुकर के नमाज़ पढ़ते थे, तो उसमें जहाँ बीवी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा साथ होती थी, वहाँ पीछे हज़रत अली भी थे। और ये अभी दावत इससे बाहर, घराने से बाहर नहीं गई थी। सही। इस लिहाज से
सबसे पहले नमाज पढ़ने वालों में भी, मर्दों में आप कह लें कि मुज़क्कर हजरात में वो हैं। बात जहाँ तक दूसरा मनाक़िब का पहलू होता है वो ये कि ख़ुद इंसान की जो शख्सियत और ज़ात और उसके कारनामे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि वही असल मनाक़िब होते हैं। सुभान अल्लाह। असल मनाक़िब वो होते हैं कि सोसाइटी में उन्होंने क्या किरदार अदा किया, बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी को किस हद तक वो सपोर्ट किया, उन्होंने आगे लेके चले, कहाँ उन्होंने अगर कुछ कजियाँ थीं तो उनको उन्होंने दुरुस्त किया। सही। और जब उनका अपना दौरे हुकूमत आ जाता है तो ज़ाहिर है कि कितनी बड़ी सल्तनत के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बहुत फैल गई थी, हज़ारों मील के रकबे के ऊपर फैली थी। उसको मैनेज करना और उसमें वो इस्लाहात करना वक्त के मुताबिक कि जो उस माशरे को लेकर और आगे चलें। और लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि रिवोल्यूशन। बिल्कुल, रिवोल्यूशन का मतलब ये कि अब यहाँ से चले और घूम के यहाँ आगे रिवॉल्व हो गए। सही है, ठीक है। बिल्कुल। एक होती चेंज, आप एक वो लीजिए, क्या नाम है, पेंसिल, और उसको तोड़ दीजिए, सही, चेंज तो है ना, सिचुएशन चेंज होगी। एक चीज़ होती है एवोल्यूशन, तरक्की के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं, बिल्कुल, माशरे को सामने रख के वो वर्ती होती हैं हमेशा। बिल्कुल। तो हमें जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनके फ़ज़ाइल पे जब हम बात करें तो मनक़ूल और मासूर फ़ज़ाइल के साथ साथ हमें इस पहलू पे हमारा ख्याल है ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो हयात मुबारक है, अगर हम इसके बचपने की बात करें और लड़कपन की बात करें तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ऐसे जलीलुल क़दर सहाबी जो अहले बैत आले अथार अलैहिमुस्सलाम में भी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाने रसूल करार दिया। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि लहमु का लहमी व जिस्मु का जिस्मी। वाह। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में बहुत सी अहादीस बयान फरमाई हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस कदर अहादीस आपके फ़ज़ाइल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं वो आपका ही ख़ासा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबूहा। फरमाया कि मैं हिकमत का घर हूँ और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला हैं। सुभान। अब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी हयात तय्यबा जी, वो एक ऐसा खूबसूरत हसीन मुरक्का है बेशक कि अगर आपकी हयात तय्यबा के किसी भी पहलू को किसी भी ज़माने के एतबार से देखा जाए तो वो हमारे लिए रोशन दलाइल और हमारे रास्ते को रोशन करने की एक ऐसा सामान अपने अंदर रखता है कि हम हमेशा उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बेशक, बिलाशुबा। जब आपने बचपन के हवाले से आपने कहा है तो सबसे अहम तरीन बात जो आपके बचपन से मुताल्लिक़ है वो ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि वह अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल और अपने ख़ानदान के लोगों को डराएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खाने की दावत पर अपने तमाम तर कुरैश के कबाइल और बनु हाशिम को जमा किया और इरादा फरमाया कि इनको इस्लाम की दावत और तबलीग के ज़रिए दीन की तरफ बुलाएं। तो उस वक्त तकरीबन तमाम ही लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर दिया। लेकिन उस वक्त एक 7 साल का बच्चा, आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि एक 7 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है। उस वक्त जिस शख्सियत ने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और अपने ईमान का इजहार किया और इस्लाम ले आए, वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा खाने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे तो किसी ने देखा कि आपके पीछे खातून आई और उन्होंने आकर इक़्तिदा को शुरू किया।
वाह। फिर एक छोटा बच्चा आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज को अदा करना शुरू किया। तो जब हज़रत अबू तालिब से किसी ने पूछा कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि ये जो इमामत के मुसल्ले पर हैं ये मेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इनके पीछे हैं ये इनकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, और जो इनके बराबर हैं ये हज़रत अली हैं और ये मेरे बेटे हैं। वाह जी वाह। तो ये यानी अव्वल दौर में जिनको नमाजी बनने का ऐसा शर्फ कि सिर्फ 3 ही नमाजी हैं, तो उनमें हज़रत अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या बात है, क्या बात। फिर बचपन के हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये बात भी पेश करूँ कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर किफ़ालत रहे हैं। सही। यानी आपके एजाज़ में ये सबसे बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी परवरिश ख़ुद अपनी ज़ात मुबारका के ज़रिए बनफ़्से नफीस ख़ुद फरमाई है। क्या बात। और जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में पेश किया गया। तो जब उन्होंने आँखें खोलीं तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत फरमाई। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये नौजवानी का और बचपन का जो दौर है, अहादीस में ये बात मनक़ूल है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत एक तो काबा शरीफ में हुई, इसलिए आपको मौलूद काबा कहा जाता है। सही। और सबसे अहम बात यह है कि आप ख़ुद फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अली मेरे साथ चलें, और काबे में जो काबे की छत पर बुत रखे हुए हैं हम उनको गिरा देते हैं। वाह। तो आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर सवार किया। सुभान अल्लाह। देखिए ये वो शर्फ है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी नसीब हुआ। बिल्कुल। ये शर्फ हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी नसीब हुआ, और ये शर्फ हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी नसीब हुआ। वाह जी वाह। तो आप फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कंधों पर मुझे सवार किया और मुझे ऊपर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान के इतना करीब आ गया हूँ कि अगर मैं सितारों को भी हाथ लगाना चाहूँ तो हाथ लगा सकता हूँ। वाह जी वाह। तो फरमाते हैं कि मैंने जो पीतल के बुत नाउज़ुबिल्लाह काबे की छत पर रखे हुए थे उनको नीचे गिराया और उनको पाश पाश कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन ये चंद एक मुख्तसर बातें मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन और उनकी लड़कपन के हवाले से आपकी खिदमत। गालिबन ये भी रिवायत में आता है कि नौजवानी की जो पहली नमाज है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी यकीनन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आपको अव्वलुल मुस्लिमीन भी कहा गया और अव्वलु मन सल्ला खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा गया। ये आपके तमाम फ़ज़ाइल व मनाक़िब में ख़ास तौर पर जो बचपन के अदवार हैं ये उसमें शामिल है। छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब आप बताएं कोई लड़कपन की बात या कोई नौजवानी की बात जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से वाबस्ता हो। बहुत सारी बातें तो डॉक्टर मियां मुसद्दिक़ साहब ने कर दी। एक चीज़ ये है, इजाफ़ा कर दें हम इसमें जी आपके कहने से, और ये है कि जब दावत शुरू हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल खामोशी के बाद, तो कुरैश अपने लड़कों को बच्चों को पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगा दिया करते थे, पत्थर मारते थे, आवाज़ें कसते थे। तो उसमें ये बच्चा जो है जिसको अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये उनके साथ लड़ता था, इनको दूर करता था, कभी वही पत्थर उठा कर फेंकता था। उनसे नबी पाक अपनी बिसात के मुताबिक उनकी हिफाजत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे और उन लोगों को दूर किया करते थे। ये तारीख़ में है। इसी सूरत से कई दफ़े ये होता था कि खाना काबा में दायरे की नमाज़ पढ़ें। नमाज के वाजिब होने की एक उम्र है, उससे पहले तो इन शौक़ में और देख के बच्चा वो ज़ाहिर है कि करता है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पला बड़ा और उसने हमेशा हुजूर को नमाज़ पढ़ते देखा, तो आप भी नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जब उस दौरान कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़क पहुँचाने आता था, क्योंकि कुफ़ार कुरैश का वतीरा था, तो उस वक्त हज़रत अली अपनी कमज़ोरी और ज़ईफ़ी और बचपने के बावजूद आपका दिफा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मतलब ये जो बहादुर की जो सिफ़ात है वो बचपन से ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम में थी। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें यह कि जो गोद में पलना है ना, वो बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजी को
डेवलप कर देता है। बिल्कुल कि हमारी जो मोहब्बत है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मोहब्बत थी, वो छोटे भाई और बड़े भाई की मोहब्बत नहीं थी कि वो 40 साल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान किया, और ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो 7 से 10 साल के। वो मोहब्बत वो थी कि जो बाप और बेटे के दरमियान पाई जाती है। क्या बात है, क्या बात कि जिनकी आगोश में पले और भूखे, तो उन्होंने तो बाप की हैसियत से गोया परवरिश कुरिंदा की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्या बात। और फिर उनका दायरा के पैगाम और वो सब जो है उसके ऊपर आपको यकीन होना, और सब ये आउट ऑफ दैट फेथ बुनियादी तौर पर। कितना खूबसूरत बचपन पाया होगा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पड़ा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। यूँ तो हज़रत अली सलाम की सकाफ़त और फ़याज़ एक तरफ है ही, दूसरी तरफ इज़्ज़ो इनकिसारी के कोई वाक़यात जो आपके दिमाग में आते हो, प्लीज़ उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और आप का किरदार वो रिफ़्लेक्शन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का। वाह वाह। अगर आप किसी वजूद में, किसी सरापा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को मुजस्सम देखना चाहते हैं तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरत सिफ़ात और आपका किरदार है। सुभान। यानी एक वक्त तो यानी आप देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत का आलम यह है कि अगर हालत नमाज में हैं और कोई आकर सवाल करता है तो आप हालत नमाज में ही कुरान की उस आयत पर अमल करते हुए आप अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ा देते हैं और अंगूठी को अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं आपकी सखावत का आलम यह है कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से फरमा रहे हैं कि वयुतिमुन अत्ताअम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का अहले बैत का रोज़ा है, और अगर कोई मिस्कीन आकर सवाल कर लेता है, कभी कोई यतीम और असीर आकर सवाल कर लेता है, तो आप उसी वक्त अपना इफ्तार का सारा सामान उठाकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते हैं। आजी और इनकिसारी का आलम क्या है? देखिए, आजी उस शख्स पर ज़्यादा यानी जचती है कि जिसका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद हो। बेशक किसी के पास अगर कोई मकाम व मर्तबा ना हो और वो फिर आजी और इनकिसारी करे तो अगरचे वो भी मुस्तासन ही होगा, बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा मुस्तासन ये है कि कोई शख्स बहुत बड़े मकाम व मर्तबे पर फाइज हो और उसके बावजूद वो डाउन टू अर्थ हो और इंसानों के साथ और दीगर अहबाब और मुतालिकीन के साथ वो बिल्कुल आजी और इनकिसारी के साथ पेश आए। बहुत अच्छी। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हालत जंग में, रिवायात में इसका जिक्र मिलता है कि आप एक शख्स को जब कत्ल करने लगे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपके चेहरे मुबारक को उसने जो है वो आलूदा किया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उसको छोड़कर उसके ऊपर से हट गए। तो उसने पूछा कि ए अली, आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? मैंने तो ये इसलिए किया था कि आप गुस्से में मुझे जल्दबाजी में ज़रा जल्दी कत्ल कर देंगे। तो अब आप उनकी आजी, इनकिसारी, हिल्म, बुर्दबारी, सब्र और हर काम का सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना, वाह जी वाह, अल्लाह की रज़ा का मुतलाशी रहना। आप गौर कीजिए कि आप फरमाते हैं कि हम तो सारे काम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करते हैं। सुभान। और जब तुमने मेरे चेहरे को आलूदा किया तो उस वक्त उसमें मेरा अपना नफ्स और मेरी ख्वाहिश शामिल हो जाती कि अब मैं गुस्से में आकर तुम्हें कत्ल करता, तो इसलिए मैंने उस वक्त तुम्हें कत्ल नहीं किया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो अब आप देखिए कि ये काम वही शख्स कर सकता है कि जो आजी और इनकिसारी, हिल्म और बुर्दबारी और सब्र का पैकर हो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं एक बात ये भी शेयर करता चलूँ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा ख़ानदान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा है कि जिन्होंने हर लम्हा दीन इस्लाम की खिदमत, मदद व नुसरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन की है। हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार और ज़ात को भी आप देखिए, तो गोया के मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो वो किफ़ालत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़रमाई, जिस तरह से आपकी तरबियत की, तो वो तमाम सिफ़ात जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख रहे थे, तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसूद से आप में बराह रास्त मुंतकिल हो। वाह जी, अब चाहे आप सखावत की बात करें, आप अदालत की बात करें, आप इल्म और हिल्म की बात करें, आप आजी और इनकिसारी की बात करें, वो तमाम की तमाम सिफ़ात बतदरीज अली मुर्तज़ा में ऐसी मुंतकिल हो गई कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई कि फ़कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ अपनी जान के तौर पर जिसको ले गए, जिसको नफ्स रसूल कहा, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत
बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी बीच में एक मनकबत का भी इजाफ़ा किया जाए। तो मैं बुलाता हूँ हमारे प्यारे दोस्त असदुल हक साहब, वो आएँ और हमें अपने मनकबत सुनाएं। मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। दुनिया आशिकी की पबंद मुजतबा हसन, दुनिया आशिकी की पबंद मुजतबा हसन, लख्ते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है, लख्ते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है। हस्ती की आबो ताब हुसैन आसमां जनाब, हस्ती की आबो ताब हुसैन आसमां जनाब, ज़हरा का लाल राज दुलारा अली का है, ज़हरा का लाल राज दुलारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। तो नाजरीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के ऊपर।
डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बहैसियत शौहर आपकी ज़िंदगी के क्या चीज़ें हैं जो आप रोशनी डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि दोनों ही हस्तियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद की भी पली हुई थी, बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो जैसे पहले भी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जो खानवादा नबूवत में पला बढ़ा तो उसमें आपको उसवे हसना का रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आता। सही। अच्छा, और फिर उसमें ये बात थी कि जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपकी क्योंकि वालिदा थी और उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तर्ज़ अमल और सबसे बड़ा ही जो उनकी वो है उसका उनका ईसा कि इस्लाम की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जो चीज़ें हैं उसको कुर्बान करते। सही। तो ये चीज़ बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में भी आई थी कि असल चीज़ ये है कि जो शौहर है वो शौहर है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ वो नबी का अपने उसका खुद अमजाद कहा करती थी, अमजाद कहा करती थी उन्हें। और फिर ये है कि वो दीन के खातिर आगे से आगे बढ़ के लड़ने वाला और सब चीज़ों में शिरकत करने वाला उस सब। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ईसार के साथ गुजारी बीबी सुभान सैयदा कायनात। दूसरी जो चीज़ थी वो ये कि तक़सीम कार कर दी गई थी और ये अभी भी हमारे माशरे में होना चाहिए कि बाहर के सारे काम कमाना और दीगर चीज़ों का करना, जिहाद में हिस्सा लेना और दीगर चीज़ें वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम करते थे। ठीक। और जो खानादारी थी, कुएं से पानी निकालना, चक्की चलाना, पीसना, हसनैन अलैहिस्सलाम की तरबियत, ये सारी चीज़ें तो वो बहसियत माँ के वो बीवी सर अंजाम दिया करती थी। वो था हाँ, उसमें अलबत्ता ये है कि बाज़ खुदाम थे कि जो उसमें शिरकत किया करते थे, उनके हेल्प कर दिया करते थे। इसी सूरत से ये है कि उनकी ज़िंदगी में ही जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में ही कई अज़वाज मुतहरात जो थीं वो हुज़ूर के हरम में दाखिल हुई और ज़ाहिर है कि उनका जो चलन था और उनकी जो ज़िंदगी का वो था वो चीज़ें भी आपने बड़े करीब से, उन्होंने बीबी की बड़े करीब से ऑब्ज़र्व की, इन्होंने उनकी बड़ी करीब से ऑब्ज़र्व की कि शौहर के जो ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ़ मराहिल में किस तरह से उसका साथ जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से हम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए और हज़रत अली करमल्लाह वजहू के लिए हम देखते हैं कि जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का, कोऑपरेशन का और इन सब का था। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो दीन का मामला था उसमें हर चीज़ को प्रेफर किया जाता था। क्या बात है, क्या देखें, जिहाद में हिस्सा लेना बड़ा आसान है, सही, ये बड़ा मुश्किल है। अगर घर वाले, बीवी, माँ ये पीछे पड़ जाएंगे, देखो नहीं जाना, ये ना हो कि कत्ल ना हो जाओ, ये ना हो जाओ, वो ना हो जाओ, तुम्हारी अभी हमें बड़ी ज़रूरत है, तो मर्द का आधा दिल जो है ना वो वहीं पिघल जाता है और हो जाता है कि मैं क्यों जाऊँ। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें हज़रत अली कि वहाँ नहीं नज़र आती कि किसी भी मौके के ऊपर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने उनसे कहा हो कि आप ये क्यों अपनी जान को ख़तरों में डाल लेते हैं, वो कर लेते हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्विच सो गए, बिस्तर पे सो गए, तलवारें बाहर निकली हुई हैं और कल जो हैं वो उनमें आदा में घिरे हुए और उसके बावजूद सबकी अमानतें हुजूर के हुक्म के मुताबिक उनकी अदा की और उसके बाद तन्हा जो है वो बीबी को लेके हिजरत पे चल दिए। और लोगों को पता है कि अगर किसी को नहीं दुनिया में पता है तो सिर्फ अली और उनकी ज़ौजा जो हैं इनको तो पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए। जो आपके साथी थे बचपन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तो आपके साथी थे,
तो और किससे पता करें? इन्हीं से पता कर सकते हैं, इन्हीं की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रसूल का हुक्म है कि अमानतें अदा करके आ जाना, तो वो साथ साथ चले जाते। क्या बात है जनाब। तो ये जो दोनों की ज़िंदगी का बैलेंस है कि एक दूसरे से मियाँ बीवी की हैसियत से भी और फिर दीन की खातिर एक दूसरे की मदद करना, मुआवनत करना। डॉक्टर साहब कहने का मकसद ये कि कभी एक दूसरे को एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं समझा गया, बल्कि ताकत ही समझा। क्या बात है। क्या डॉक्टर उमैर साहब, आपकी तरफ सवाल लेके मैं आता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो एक फ़ादर की हैसियत से अपनी औलादों के लिए कैसे थे, अगर इस पर आप रोशनी डालें ताकि हमारे लिए भी जो है उन चीज़ों को हम फॉलो करें मौजूदा सूरत हाल में ज़िंदगी में। देखिए, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल की एक जहत ये भी है कि एक तो आपके अपने शख्सी फ़ज़ाइल हैं, और फ़ज़ाइल की एक नौइयत यह है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर भी हैं। बिल्कुल। तो इस निस्बत से आप हसनैन करीमैन के वालिद माजिद भी हैं। वाह। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल के बाद आपने जितने भी निकाह किए और उनसे आपकी जो औलाद अमजाद वजूद में आई, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने उन सब की भी तरबियत का खुसूसी एहतमाम फरमाया है। अब आप देखिए कि इससे पहले भी जो कुरान मजीद की एक आयत मुबारक कि वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले तक़वा हैं, अहले ईमान हैं, उनकी सिफ़त यह है कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं। क्या बात। तो वाक़या यह है कि एक मरतबा अहले बैत ने किसी बात पर एक मन्नत मानी कि 3 रोज़े रखे जाएँ, और रोज़े रख लिए गए। अल्लाह ताला ने उस बात को पूरा फरमा दिया। जब रोज़े रखे गए और इफ़्तार का वक्त आया और जो कुछ भी माहज़र मौजूद था, जब इफ़्तार का वक्त करीब आया तो दरवाज़े पर किसी ने सदा लगाई कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ अता करें। तो अहले बैत ने वो सारे का सारा जो माहज़र था वो उस मिस्कीन को अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अब ज़ाहिर है कि हसनैन करीमैन ख़ुद ये मंज़र अपनी आँखों से देख रहे हैं सही कि हमारे वालिद माजिद और हमारी वालिदा माजिदा वो किस तरह से ईसार करते हुए वो माहज़र जो बहुत थोड़ा है, कम है, रोज़ा रखा हुआ है और ख़ुद तनावुल करने के बजाय वो किसी और को दे रहे हैं। फिर मज़ीद आगे बढ़ें कि जब अगला दिन आता है तो इसी तरह एक यतीम दरवाज़े पर दस्तक देता है तो सारा माहज़र उसे अता कर दिया जाता है, और तीसरे दिन एक कैदी आता है तो सारा माहज़र उसे अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने इस अंदाज से बच्चों की तरबियत का एहतमाम किया है, तो फिर इसका नतीजा ये है कि जब एक मरतबा एक बूढ़ी औरत के घर हसनैन करीमैन सफ़र हज में वो तशरीफ़ ले जाते हुए उसकी बकरी को काट कर ज़िबा के बाद तनामुल करते हैं और फिर उस औरत से कहते हैं कि अगर तुम कभी मदीना मुनव्वरा आना तो हमसे ज़रूर मुलाकात करना। तो फिर उस एक बकरी के एवज़ में आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़ारों बकरियाँ, यानी बाज़ रिवायात में मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने 1000 बकरियाँ और हज़रत हसनैन करीमैन ने 2-2 हज़ार बकरियाँ जब दी तो हज़ारों की तादाद में बकरियाँ उस औरत के पास हो गईं। तो ये सखावत और ईसार का जज्बा इनमें कैसे पैदा हुआ? देखिए, करबला का वाक़या जब रूनुमा होता है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन बुज़ुर्गों की तरबियत दरअसल हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई है। फिर यहाँ पर मैं एक और बात शेयर करूँ कि इस खूबसूरत घराने की बात हो रही है। अगर आज भी आप ग़ज़वा खंदक के मकाम पर चले जाएं तो आपको एक मस्जिद फ़ातिमा नज़र आती है, बिल्कुल, और उसके साथ एक मस्जिद अली है। तो सबब क्या है? सबब यह है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने शौहर के साथ मैदान जिहाद में उनका हाथ बटाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी के लिए, उनकी खिदमत के लिए मैदान जंग में भी मौजूद हैं, और उस मकाम पर वहाँ बाकायदा तौर पर एक मस्जिद बना दी जाती है। और फिर यानी ये बात कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हज़रत अली की तरबियत भी फरमाई, तो हसनैन करीमैन को ये शर्फ भी रहा, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरह रास्त तरबियत को पाया। तो मैं कहूँगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत का हिस्सा नहीं बल्कि बरह रास्त हुज़ूर की तरबियत का हिस्सा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत खूबसूरत बातें हैं ये बातें सुन के हमारे अपने ईमान ताज़े हो जाते हैं डॉक्टर साहब।
एक अंदर से जो है वो फीलिंग्स आती हैं, और बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा के तौर पे इन चीज़ों का तस्करा होना हमारी फैमिलीज़ में जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले को भी कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत की तरफ जाए, तो एक मनकबत हो जाए प्लीज़। तो हम बुलाते हैं असदुल हक साहब को कि आएँ प्लीज़ मनकबत पर। ताजदारे विलायत है मौला अली, उनके फजलो करामत की क्या बात है। फातिमा के लिए जिन को रब ने चुना, मुर्तज़ा की सआदत की क्या बात है। ताजदारे विलायत पहले मोमिन भी पहले नमाजी भी है, पहले मोमिन भी पहले नमाजी भी है। मुस्तफ़ा के अली शेर गाजी भी हैं, मोमिनों के वो मौला सरदार हैं। उनकी किस्मत की रिफ़अत की क्या बात है। मोमिनों के वो मौला सरदार हैं। उनकी किस्मत की रिफ़अत की क्या बात है। ताजदारे विलायत काबाए पाक में जिनकी आमद हुई, काबाए पाक में जिनकी आमद हुई, और मस्जिद में जिनकी शहादत हुई, दीन पर जिनकी औलाद कुर्बान हुई, उनकी शान शहादत की क्या बात है। दीन पर जिनकी औलाद कुर्बान हुई, उनकी शहादत की क्या बात है। फातिमा के लिए जिन को रब ने चुना, मुर्तज़ा की सआदत की क्या बात है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक पर। यूँ तो उनकी हर सीरत में चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं जो सीखी जाएं, जो लाइफ स्टाइल में अगर हम अपनाएं तो ज़िंदगी जो है वो आगे हमारी कामयाबी की तरफ जाए। नहजुल बलागा की अगर हम बात करें डॉक्टर मोहसिन साहब, तो इन किस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, और जो हमें अगर चीज़ों को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी में भी जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर बेहतरी आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा बुनियादी तौर के ऊपर सैयद रज़ी ने 4वीं सदी हिजरी में तालीफ़ की, और उन्होंने कोशिशें की कि हज़रत अली से मनक़ूल जितने खुतबात हैं, फिर उसके बाद उनके खुतूत हैं, मकातीब, इनको जमा किया जाए, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो कलमात क़सार का, छोटे छोटे जुमले जो
नसीहत आमोज़ जुमले हैं वो उनको जमा किया जाए। सही। और फिर कुछ उन्होंने जमा किए गवामिज़े गोया के अक़वाल, ऐसे अक़वाल के जिसमें आम आदमी को पढ़ के या सुन के उसकी तशरीह को नहीं मालूम होती। तो सैयद रज़ी क्योंकि ख़ुद बहुत बड़े अदीब थे तो उन्होंने फिर साथ साथ उसकी तशरीह भी की। जो बुनियादी तौर के ऊपर बात है, नहजुल बलागा के अलावा भी ऐसी किताबें हैं मौजूद हैं जो खुतबात इसमें छूट गए हैं, वो मुस्तनद तौर पे बास और किताबों में मौजूद हैं, जैसे बाक़िर महमूदी की नहजुस सादा है 9 जिल्दों में, या आयतुल्लाह क़बांजी की किताब है मुस्नद इमाम अली अलैहिस्सलाम 13 जिल्दों में। इस तरह से और बहुत सी किताबें हैं। तो अच्छा फिर ये है कि ये तो उन्होंने जमा कर दी और उसमें ये भी बता दिया बाद में कि भाई कौन से खुतबात या कलिमात जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए। एक बैरूती आलिम अल्लामा सादिक साहब जो थे उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने उसमें ये देखा कि अहादीस या रिवायात इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, यानी आसार सहाबा जो इस्नाद के साथ रिवायत हुए और अहादीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़ाहिर है कि इन लोगों के सहाबा कराम के और अहले बैत के अक़वाल वहीं से माखूज़ होते हैं। बिल्कुल सही। सरचश्मा इल्म जो है वो कुरान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो उनके हवालों के साथ उन्होंने तमाम नहजुल बलागा नामी किताब जो थी वो 7 जिल्दों में उन्होंने तरतीब किया। इस तरह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुस्तनद खुतबात और मुस्तनद तालीमात जो हैं उनका हमें पता चल जाता है कि कहाँ से मिले। बिल्कुल। एक ख़ास बात जो हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे और नाज़रीन से भी करना चाहेंगे कि देखें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के आसार आप अगर देखेंगे तो वो सीधे सीधे दीन की तशरीआत पे मसलन नमाज रोज़ा अखलाकियात और इनसे मुताल्लिक़ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात में कुछ रंग वो है कि जो फ़लसफ़ियाना और मुतकल्लिमाना है। वाह जी वाह। उसकी वजह ये है कि ये सहाबा कराम जिन्हें खुलफ़ाए राशिदीन का कहते हैं तो इनका मस्कन और वो जो था वो मदीना था और वहाँ जो लोग आते थे ईमान उन्होंने कबूल किया वो किया या फतूहात हुई उनके नतीजे में यहाँ आए और सहाबा की सुबत उन्होंने अख्तियार की। तो उनका ज़्यादा कंसर्न इससे था कि जो दीन की और शरीयत की बातें वो उन तक पहुँचे। सही। लेकिन हज़रत अली ने अपना जो दारुल खिलाफा था वो कुफा करार दिया, जहाँ बसरा जिंदी शाहपुर और यूँ इराक़ में बहुत सारे मदारिस ऐसे थे कि जहाँ फ़लसफ़ा और कलाम पढ़ाया जाता था। वाह जी वाह। और वहाँ नई किस्म की बहसें और वो जो थी वो छुड़ी हुई थी। यानी सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह ताला है और एक है ये काफ़ी उनके लिए नहीं था, बल्कि वो यहूदी और ईसाई जो मदरसे थे वहाँ बाकायदा यहूदी और ईसाई में कलाम की वो तालीम दी जाती थी और उसकी बुनियाद यूनानी फ़लसफ़ा मंतक़ थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो सिनेरियो था और वो था गुफ्तगू के हवाले से वो बदला। अच्छा। वो बदला और आपके खुतबात में वो फ़लसफ़ियाना और मंतक़ी इस्तिदलाल का रंग जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल। यही वजह है कि जब मामून के दौर में किताबें यूनानी फ़लसफ़े की और उसकी तर्जुमा हुई हैं तो उस दौरान आप उमूमी उलमा इस्लाम और अहले बैत की भी अगर गुफ्तगू देखें जो किताबों में सब में नक़ल हुई है तो वो बाकायदा इस्तिदलाल है खुदा के वजूद के ऊपर, क़यामत के ऊपर, अम्बिया के ऊपर, वही के ऊपर। तो ये इस्तिदलाली गुफ्तगू की बुनियाद जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में पड़ी और वो चीज़ें हमें उन मजमूओं में और उसमें हमें नज़र आती हैं। जी जी। और अगर डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा इसमें इस्लाही जो इक़दार है उसका कितना हिस्सा बनता है? देखिए इस्लाही इक़दार का तो हम एक मिसाल दे दें, यूँ तो आपके कलमात क़सार जो हैं वो बड़ी तादाद में इसी मौजू पर हैं, लेकिन बस खुतबात हैं, एक खुतबे का हम जिक्र करेंगे। किसी के पास हो नहजुल बलागा तो जाके पढ़े, जो आपने तक़वे के ऊपर दिया और तक़वे के ऊपर आपने खुतबा दिया, यहाँ तक कि ये है कि मस्जिद कुफा के लोग जो थे उनकी हिचकियाँ बन गई, रोना शुरू कर। वाह सुभान अल्लाह। और उसमें एक साहब जो थे उन्होंने हिचकी ली और उसका इंतकाल हो गया।
तो कुछ लोग आए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास कि अगर तकवा ये है, क्योंकि हम तो तकवे के माने ये लेते हैं ना कि कोने में बैठा हुआ है, दुनिया से कोई गरज नहीं है। नहीं, तकवे का सलबी और ईजाबी दोनों पहलू हैं। सलबी पहलू के माने ये हैं कि जिन चीज़ों को अल्लाह पसंद नहीं करता, जहाँ आपको नहीं देखना चाहता वहाँ आप ना हो। ठीक है। और ईजाबी पहलू ये है कि जो जो अहकाम इलाही हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि तकवे का मतलब है कि आइसोलेट हो जाए, हाँ वही तो ना, बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये बड़े डिफरेंस है इसके अंदर। ये तकवा नहीं है। तो ला रहबानियत फिल इस्लाम के इस्लाम में ये गोशा नशीनी और एक तरफ बैठ जाना, ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि कुरान की आयत में है कि ये तो नसरानियों ने बिदत थी एक जो ईजाद कर ली। अच्छा, तो उसमें हाँ कुरान की आयत तो है ये बुनियादी तौर के ऊपर कि हज़रत अली ने के पास जब लोग आए उन्होंने कहा कि देखिए वो तो चीख मार के हुम्माम उनका नाम था कि वो तो हो गए, आपके ऊपर असर नहीं नज़र आता। क्या बात। पूछने वाले को भी देख आपने फरमाया कि वो मोमिनीन में है, वो तक़वे को सुन सुन के और अपना एहतिसाब कर करके उसकी ये कैफियत होगी कि वो मर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब काबा की कसम, अली ने अपने जब से ईमान लाया, इज़हार ईमान किया, जब से कोई लम्हा मासियत इलाही मैंने सर्व किया। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, और ये सवाल जो है मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये है कि यूँ तो देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जितनी भी अक़वाल हैं, कोट्स हैं, जो मॉडर्न ज़माने को भी अगर मैच करें तो ऐसा बनता है कि आज के दिन के लिए बनी है। उसमें से एक कोट ये है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत के मिलने से इंसान बेनकाब हो जाता है। इस बारे में आप रोशनी फरमाइए और रहनुमाई भी फरमाइए। देखिए, इक़्तिदार, दौलत, जाहो मनसब, ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाने वाली वो नेमतें हैं, वो मनासिब हैं, वो अशिया हैं कि जिससे इंसान की क़ुव्वत में और इख्तियार में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। अगर इख्तिदार मिल जाए तो इख्तियार बढ़ जाता है। बेशक। तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें तो महफूज रखा हुआ है, वरना अगर हमारे पास भी इतनी बड़ी ताकत आ जाए तो न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो उस ताकत के नशे में गुमराही का शिकार हो सकते हैं। सही बात। तो इख्तिदार दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की अपनी सिफ़त है, वो मुक़्तदिर है, और अगर वो अपने बंदों में से किसी को ज़मीन पर इख्तिदार बख्शता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात। तो जब इख्तिदार आला का मालिक परवरदिगार आलम है और वो मुक़्तदिर किसी को ज़मीन पर इख्तिदार बख्शता है तो गोया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत होती है। सही। लेकिन होता यह है कि जब लोगों के पास इख्तियार, दौलत और इख्तिदार आ जाता है तो बजाय इसके कि वो उसका दुरुस्त और सही इस्तेमाल करें, वो उसे नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, बिल्कुल, लोगों पर जुल्म करने के लिए, लोगों का एक ऐसा एहतसाब जो खिलाफ शरा हो, वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ जो है चलना आज के दौर को देखा जाए तो डॉक्टर साहब ज़ाती मफादात के तौर पे भी आप लेते हैं। बिल्कुल। फिर आप देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पूरे खिलाफत राशिदा के दौर में आपको एक बुनियादी चीज़ नज़र आएगी कि खिलाफत और इख्तिदार ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और नियाबत है। वाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला के नायब हैं। तो गोया के जो इख्तिदार है उसमें 3 डिफरेंट डायमेंशन से एक मुस्लिम हुक्मरान वो काम करता है। नंबर 1 वो एज ए वाइसरेजेंट टू ऑलमाइटी गॉड काम कर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल। नंबर 2 वो एज ए सक्सेसर टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करता है। एंड नंबर 3 वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल ऑफ दैट स्टेट काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात। तो जब आपके पास क़ुव्वत और इख्तिदार और इख्तियार इन 3 डिफरेंट डायमेंशन से होता है तो क्या आप आवाम के नुमाइंदा बनने के बाद आवाम के बरखिलाफ़ उन पर जुल्मन कोई काम कर सकते हैं? क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और खिलाफत के बाद इंसान ज़मीन पर कोई ऐसा काम भी कर सकता है कि जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो? तो इसीलिए जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान है कि लोग इख्तिदार, दौलत और इख्तियार मिलने के बाद बेनकाब हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस मौके की तलाश में थे। सही। कि कहीं उन्हें दौलत मैसर आ जाए, इख्तिदार मिल जाए, इख्तियार मिल जाए तो वो जुल्म के कामों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इस्लाम का एक उसूल ये भी है जी जी कि हमारे यहाँ अगर कोई शख्स इख्तिदार के लिए ख़ुद को पेश कर देता है तो शरअ इस्लामी में उसको
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बताएं। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो इक़्तिदार है ये अमानत है, इसमें एहतसाब होगा और अल्लाह की बारगाह में एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत, मैं यही सोच रहा था कि कुर्सी हासिल कर लेना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसके बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। तो अब जिन लोगों के दिल में ये बात पोशीदा होती है कि दौलत आ जाए, इख्तियार आ जाए, इक़्तिदार आ जाए तो फिर हम जुल्मन इस्तेमाल करेंगे इस ताकत को, तो लिहाजा वो फिर इसकी दौड़ में निकलते हैं, इसके लिए कोशिशें करते हैं। तो लिहाजा होना ये चाहिए कि इंसान अगर बिलफर्द उसके दिल में कोई ऐसी तमन्ना कभी रही भी हो तो उसे चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने उसे ऐसी नेमत अता फरमाई है तो उसे चाहिए कि वो उसे खिलाफत राशिदा के अहद को सामने रखते हुए उसको बेहतर अंदाज से अल्लाह की अमानत समझते हुए इस्तेमाल करे। एक हदीस पर मैं यहाँ बात मुकम्मल करूँगा। जी जी बिल्कुल। कि हुज़ूर अलैहि सल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ। जब मुसलमानों का मामला, मुसलमानों का इख्तिदार, मुसलमानों का इख्तियार नाअहल लोगों के हाथों में चला जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। जो इख्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद बेनकाब हो जाते हैं वो नाअहल होते हैं, वो उस मनसब के अहल नहीं होते। बहुत अच्छी बात कही। और अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में सिर्फ हम ये 2-3 सफ़ात को ही शामिल कर लें तो चाहे वो इख्तिदार हो डॉक्टर साहब, चाहे वो इख्तियारात हों, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो शोहरत हो, ये सारी चीज़ें जो हैं दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन आजमाइश की घड़ी है उस आदमी के लिए जिसको अल्लाह ताला ये नवाज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यकीन करें बहुत अच्छा लगा और ऐसी बातें जानने का मौका मिला जो कि हमें शायद पता नहीं है या हमें पता है तो हम उसे भूल जाते। तो जनाब यौम शहादत पे हमने बात की हज़रत अली की सीरत पे कि किस किस्म का लाइफ स्टाइल उन्होंने अपनाया और ना कि ख़ुद अपनाया बल्कि आने वाले लोगों को खूबसूरत बातें भी करके गए। अब हमारी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी ये है कि हम उनकी बातों को, उनके लाइफस्टाइल को फ़ॉलो करें और फिर ख़ुद फॉलो करने के बाद अपने बच्चों को भी वो चीज़ दें ताकि हमारे उम्मत मुस्लिमा जो है वो तरक्की भी करे। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊँ कि शाइस्तगी से और खुशहाली की तरफ हम जाएंगे तो हम लोग बीमारियों से भी दूर रहेंगे। हमारा जो मेंटल स्टेटस है जिस पे आजकल सबसे ज़्यादा बात होती है, परेशान है, नफ्सी के आलम में, ये तमाम चीज़ें अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप अपने जो ब्रांड हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और ख़ास तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो लाइफ स्टाइल है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी जो है आपकी आसान हो जाएगी। इसी बात के साथ अब डॉक्टर वजाहत आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि हमारा अफ्तारी का टाइम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आन रमज़ान।